नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः एक बार सभी छात्रों का आप बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में मैं हूं लाल सर। और आज फिर आंकड़ों के संग्रह से संबंधित जो कलेक्शन ऑफ डाटा का चैप्टर है अर्थशास्त्र 11th क्लास में, उसी से संबंधित हमारा जो वीडियोस चल रहा था। जो पिछले वीडियोस में हमने संगणना प्रणाली और निदर्शन प्रणाली को हमने अलग अलग तरीके से समझा था, तो आज उसी से संबंधित दोनों प्रणाली है, संगणना प्रणाली और निदर्शन प्रणाली। इन्हीं दोनों प्रणालियों का हमने अंतर आज समझेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है और इसके अंतर को किस प्रकार समझा जाए। हालांकि इसके अर्थ को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था दोनों का, तो आज उसी के अंतर को भी समझ लेते हैं। अगर अर्थ आपने समझ लिया है, उसकी विधियाँ समझ ली है, तो फिर इसके अंतर को आपने समझने में ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब को दबाएं और जो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हर एक बच्चे को जो भी समस्या है सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर्स वाइज जो भी दिक्कत है वो दूर हो सके और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से कर सके। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा आंकड़ों के संकलन है, उसमें संगणना व निदर्शन प्रणाली में अंतर है। इसी को हम आज पढ़ेंगे, इसको समझेंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलता है, चाहे संगणना प्रणाली के बारे में पूछे, चाहे निदर्शन प्रणाली के बारे में पूछे, या फिर दोनों का अंतर पूछे। ठीक है बच्चों, तो संगणना प्रणाली सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड या निदर्शन प्रणाली, दोनों को मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरे विस्तार पूर्वक उसका अर्थ, उसके गुण दोष सारा समझाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अंतर है, इसमें दोनों का अंतर को जानेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसको पढ़िएगा। और अगर दोनों का अर्थ, अगर उसके गुण दोष समझ लिया होगा तो फिर ये चीज़ आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसमें दोनों के अंतर में इसकी विधि, पहला पॉइंट है विधि। विधि क्या है, इसके दोनों में विधियाँ क्या है। देखिए, इस प्रणाली में समग्र की प्रत्येक इकाई से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है। जैसे संगणना प्रणाली सेंसस मेथड जो है, उसमें समग्र यानी समष्टि की प्रत्येक इकाई से संबंधित, जिसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उससे सूचनाएं एकत्र की जाती है। उदाहरण के तौर पर इसमें जनगणना कह लेते हैं, जनगणना भी आ जाती है, या उत्पादन से संबंधित है, जो भी है, इससे समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि निदर्शन प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में समग्र में से कुछ ही इकाई का अध्ययन कर सूचना प्राप्त की जाती है। इसमें समग्र इकाइयों में अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि भाई इसका आकार विस्तार होता है, तभी तो हम क्या करते हैं, समग्र इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। फिर उसमें से क्या करेंगे कि कुछ इकाइयों का अध्ययन करके ही उसका जो डाटा तैयार किया जाता है, उसी डाटा के आधार पर समग्र इकाई का हम डाटा तैयार कर लेते हैं। यानी कि कुछ इकाइयों का जो हम अध्ययन करते हैं, तो इस तरीके से वो प्रतिनिधि का काम करता है। यानी कि 100 बच्चों का हम अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन 100 का ना करके अगर हमने 10 बच्चों का अध्ययन किया है और 10 बच्चों का अध्ययन करके जो स्टडी करके जो आंकड़े जुटाए हैं, वही आंकड़े 100 बच्चों का माना जाएगा। तो 10 बच्चे जो उनका अध्ययन कर रहे हैं, वो 100 बच्चों के लिए प्रतिनिधि का काम करते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों का यानी कुछ ही इकाइयों का अध्ययन कर सूचना प्राप्त किया जाना क्या है, निदर्शन यानी सैम्पलिंग मेथड है। क्लियर हो गया। इसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन और इसमें समग्र की कुछ इकाइयों का अध्ययन कर सूचनाएं प्राप्त की जाती है। फिर व्यय यानी कि जो खर्चे हैं, इसमें क्या है कि श्रम, धन व समय का अधिक व्यय होता है। भैया यहाँ पर समस्त इकाइयों का अध्ययन करना है, जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितनी भी उसमें समग्र में जितनी भी इकाइयाँ हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। भैया 100 बच्चों का हमने अध्ययन करना है, तो 100 बच्चों के अध्ययन के लिए तो फिर समय भी लगेगा, धन की भी खर्च होंगे, श्रम भी लगेगा, फिर इन सब का बहुत ज़्यादा उसमें उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम 100 बच्चों का डाटा हम कलेक्ट कर पाएंगे, 100 बच्चों का स्टडी कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो भैया 100 की जगह 10 बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं हम,
और 10 बच्चों का अध्ययन करने में क्या हो गया, इसमें श्रम भी कम लगेगा, धन भी कम लगेगा और इसके अंतर्गत जो समय है वो भी कम लगेगा। 100 बच्चों का करने में, चाहे पूरे गांव का अध्ययन करने में और कुछ ही लोगों का अध्ययन करने में समय का अंतर तो होगा ही, और धन का भी अंतर होगा और उसमें श्रम का भी अंतर होगा। तो इसीलिए संगणना प्रणाली में अधिक समय लगता है, अधिक धन भी लगता है, अधिक श्रम भी लगता है, जबकि इसमें बहुत कम या नाम मात्र का लगता है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। फिर क्षेत्र, भाई इस प्रणाली में, भाई समग्र संगणना प्रणाली में तो अनुसंधान के लिए जो इकाई का जो अध्ययन करता है उसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए। सीमित होगा तभी सभी का अध्ययन कर पाएगा, और सभी का अध्ययन करने के लिए तो फिर उसका जो क्षेत्र सीमित होगा तभी तो करेगा। अगर उसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसके लिए तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे एक पूरे भारतवर्ष की हमें जनगणना का आकलन करना है, जनगणना कितनी है उसका संकलन करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए देखिए भारत देश छोटा देश तो नहीं है, उसकी आबादी तो कम नहीं है, आबादी 140 करोड़ से ऊपर जा रही है। तो उस सब का अध्ययन करने के लिए एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा समय और धन की, समय की और उसके जो श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए से संगणना प्रणाली के लिए इसकी इकाई का जो अनुसंधान की जो सीमित क्षेत्र में किया जाता है तभी ये बहुत सरल तरीके से हो सकता है। लेकिन इसका प्रयोग अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भैया विस्तृत क्षेत्र मतलब जब सभी का अध्ययन नहीं किया जा सकता हो तभी हम क्या करते हैं, कुछ ही लोगों का अध्ययन करके, कुछ ही इकाइयों का अध्ययन करके उसका जो डाटा बनता है उसी डाटा के आधार पर सभी इकाइयों का डाटा हम तैयार मान लेते हैं। उसी के आधार पर सभी इकाइयों का डाटा जो निकल के आता है कुछ इकाइयों का, उसी के आधार पर सबका मान लिया जाता है। तो वो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इसमें विस्तृत क्षेत्र होना आवश्यक है, तभी हम कुछ ही इकाइयों का अध्ययन करेंगे। अगर छोटा सीमित क्षेत्र होगा तो फिर तो कुछ का क्या, मान लो एक घर में 10 बच्चे, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का अध्ययन करने के लिए तो एक का अध्ययन थोड़ी करेंगे। लेकिन जब पूरे गांव का अध्ययन करना होगा तब हम 2-4 परिवारों का अध्ययन कर लेते हैं। तो 2-4 परिवारों का अध्ययन करके जो डाटा कलेक्ट होगा उसी के आधार पूरे गांव का डाटा माना जाएगा। लेकिन अगर एक परिवार का करना है तो भैया फिर तो उसके लिए तो फिर सभी का करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों करने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित होना चाहिए और इसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, तभी निदर्शन प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है इकाइयों की प्रकृति। इकाइयों की प्रकृति क्या है, देखिए यह रीति वहाँ अधिक उपयोगी है जहाँ समग्र समष्टि की इकाइयाँ विजातीय हो। जहाँ पर विजातीय तरीके से संख्या हो वहाँ पर ही हम संगणना प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जबकि इसमें वहाँ जहाँ सजातीय हो, सजातीय संख्या हो, यानी कि यह रीति वहाँ अधिक उपयोगी होती है जहाँ समष्टि में सभी इकाइयाँ सजातीय हो, सभी तरीके की सजातीय संख्या हो। ठीक है, तो इसके बाद उपयोगिता मतलब यहाँ रीति वहाँ उपयुक्त है जहाँ समग्र की प्रत्येक इकाई से सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि संगणना में समग्र की समस्त इकाइयों का हमने अध्ययन करना होता है, और जब समस्त इकाइयों का हमने आंकड़ा जुटाया जाता है, समस्त इकाइयों से हमें सूचनाएं प्राप्त की जाती है, तभी हम संगणना प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसकी उपयोगिता वहाँ है जहाँ समग्र इकाइयों का आंकड़े जुटाए जाते हैं, सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। जबकि इसमें क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है कि भैया इसका यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्येक इकाई से सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी तो हम उसकी उपयोगिता यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ क्या है भैया, समग्र तो अनंत होता है, वो विशाल है भैया। समग्र समष्टि का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी जन जिसका करना समस्त इकाई है, उसमें कई इकाई है, उसका विशाल है, अनंत है, और उनकी इकाइयाँ इस प्रकृति की हो, इस तरीके की हो जहाँ संगणना रीति के प्रयोग से समाप्त हो जाएगी। यानी जहाँ ऐसी रीति है जहाँ संगणना प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर यह रीति अपनाई जाती है। यानी कि भैया विशाल है, जैसे मैंने कहा विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए, विस्तृत क्षेत्र होगा तभी तो हम इस रीति का उपयोग कर पाएंगे।
तो इसलिए ये समष्टि क्या है, समग्र क्या है, अनंत है, विशाल है। और वो इस प्रकृति का होगा कि जहाँ संगणना प्रणाली उपयोग में नहीं ला जा सकती है वहीं पर इस रीति की उपयोगिता है। तो ठीक है, तो इसकी रीति का उपयोगिता जहाँ संगणना प्रणाली लागू नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद है छठा, शुद्धता की मात्रा। शुद्धता की मात्रा, समष्टि की समस्त इकाइयों का, भाई यहाँ पर समष्टि की समस्त इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं और समस्त इकाइयों का अध्ययन करने के कारण क्या होता है कि जो इसकी जो आंकड़े जुटाए जाते हैं, इसकी जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, ये अधिक शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रत्येक सदस्यों से, प्रत्येक लोगों से घर घर जाकर प्रति व्यक्ति से मिलकर उससे जो सूचनाएं एकत्र की जाती है, भले ही समय ज़्यादा लगता हो, धन ज़्यादा लगता हो, श्रम ज़्यादा लग रहा, लेकिन सूचनाएं तो सही तरीके से प्राप्त की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। इसीलिए ये जो सूचनाएं प्राप्त होती है ये ज़्यादा अधिक शुद्धता होती है और शुद्धता की मात्रा में ये अधिक खरी उतरती है। कभी भी इसका प्रयोग अगर हमें सूचनाएं जानना हो तो इस प्रणाली के अंतर्गत सूचनाएं जो प्राप्त की जाती है उसको अधिक शुद्ध और विश्वसनीय माना जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भैया सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर रहे हम, या तो कुछ इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ इकाइयों के आधार पर हमने सभी इकाइयों का अध्ययन कर लिया, तो कुछ इकाइयों के अध्ययन के कारण ही हम समग्र इकाइयों का जब अध्ययन डाटा मान लेते हैं तो वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है। क्यों? हो सकता है कि हमने जिसका अध्ययन किया हो, जिस परिवार का अध्ययन किया हो, वो वाकई स्वास्थ्य के मामले में अच्छा हो, या कुछ बच्चों का हमने अध्ययन किया हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो, तो क्या उनके आधार पर हम सभी बच्चों का अध्ययन कर पाएंगे? क्या ये माना जाए कि जो 10 बच्चों का हमने आकलन किया वो बिल्कुल सही तरीके से है, तो उनके आधार पर क्या बाकी 90 बच्चे भी सही होंगे 100 बच्चों में? ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि 10-20 बच्चे सही हो तो 2-4-10 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्वास्थ्य प्रतिकूल नहीं होगा, तो यानी कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं होंगे। इसलिए इस समष्टि इकाइयों के अध्ययन के कारण अपेक्षाकृत कम शुद्धता की संभावना रहती है। तो यहाँ क्या हो गया, इसमें इसके मुकाबले पर कम शुद्धता रहती है, क्योंकि इसको शुद्धता और अधिक विश्वसनीय नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कुछ इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। और इसको अधिक शुद्धता माना जाता है क्योंकि इसने समस्त इकाइयों का अध्ययन किया है, प्रत्येक व्यक्ति से मिला, प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन किया, तो इसीलिए इसकी शुद्धता ज़्यादा अपेक्षाकृत इसके मुकाबले में अधिक अच्छी है और ये कम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितने अंतर हो गए? 6 तरीके का अंतर है। अंतर तो कई भी हैं, इसमें उदाहरण के तौर पर भी लिख सकते हैं हम। उदाहरण क्या है? उदाहरण में भी जैसे इसमें जनगणना हो गया, उत्पादन हो गया, इसमें क्या हो गया, 500 बच्चों में से कुछ बच्चों का अध्ययन, 10-50 बच्चों का अध्ययन हो गया, इस तरीके से। और इस तरीके से ये अधिक विश्वसनीय है, ये कम विश्वसनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर विधि हो गया, व्यय हो गया, क्षेत्र होगा, इकाई प्रगति हो गई, उपयुक्तता हो गई, शुद्धता की मात्रा हो गई, इस तरीके से कई इसमें अंतर हो गए। और इस विधि में हमने जैसे इसके अर्थों के बारे में बताया, इसके गुण दोष भी बताया, अगर आपने उसको सही से समझ लिया तो फिर इसको अंतर को समझने के लिए आपने क्या करना है कि जब वो अर्थ सही से समझ लिया तो उसी के आधार पर आप अंतर भी तैयार कर लोगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझना पहले तो इसके अर्थों को समझिए, इसके संगणना प्रणाली या निर्देशन प्रणाली के अर्थों को समझिए। जब उसका अर्थ, उसके गुण दोष, उसकी विशेषताएं जब आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो मेरा दावा है कि आप इसके अंतर को करने में कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए परेशानी यहाँ पर तभी आएगी जब इसके अर्थों को नहीं समझेंगे, इसके गुण दोष को, इसके बारे में नहीं जानेंगे। तो पहले इसके बारे में समझिए इसको क्या है। ठीक है, संगणना प्रणाली क्या है? ये समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है और ये प्रत्येक इकाई में से कुछ इकाई का अध्ययन करके ही डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, और वह क्या है, इसमें समय धन ज़्यादा लगता है, ये भी आपको मैंने पहले बताया है उसमें अर्थों में। और इसमें समय धन ज़्यादा लगता है, जो इसमें ज़्यादा लगता है तो इसमें कम लगता है, ये भी उसमें हमने अर्थ में बताया है। इसकी क्षेत्र है क्या है, इसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र होगा तभी किया जाएगा और इसका क्षेत्र विस्तृत होगा तो तभी किया जाएगा, ये भी हमने गुण दोष में बताया है, गुण में। ठीक है, इसके इकाइयों की प्रकृति क्या है, ये वहाँ जहाँ अधिक उपयोगी है, जहाँ समग्र की इकाइयाँ विजातीय हो, और जहाँ पर जो समग्र इकाइयाँ सजातीय हो वहीं पर उपयोगी है। और उपयुक्तता क्या है, ये वहाँ उपयुक्तता है जहाँ समग्र की समस्त इकाइयों से सूचना प्राप्त की जाती है, और यहाँ पर
जहाँ संगणना प्रणाली लागू ना की जा सके वहाँ पर ये रीति अपनाई जाती है। तो ये क्या हो गया उपयुक्तता। फिर इसके बाद समष्टि की उपयोग जो शुद्धता की मात्रा है ये भी आपको उसमें गुण में बताया है। इसकी गुण क्या है, इसका गुण यही है कि इसकी जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वो अधिक शुद्ध होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। और इसके जो गुण में बताया था कि इसके जो आंकड़े हैं, जो इसके दोष क्या है, इसके दोष में भी है इसके गुण, इसकी जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वो अधिक शुद्धता नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ इकाइयों के आधार पर ही हम समस्त इकाइयों का हम आंकड़ा बना रहे हैं। तो कुछ इकाई के आधार पर समस्त इकाइयों का आंकड़ा बनाना, फिर उसमें वास्तविकता वाकई पूरा सही है नहीं है, इसकी जो मात्रा है, जो इसकी शुद्धता है वो अपेक्षाकृत इसके मुकाबले पर कम विश्वसनीय होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दोनों का अंतर। तो इसीलिए आपको पहले भी मैंने कहा इसके अर्थ को समझिए, इसके गुण दोष को समझिए, इसकी विशेषताओं को समझिए, तभी आप इसके अंतर को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इसके इसी के आधार पर ये समझ में आ रहा होगा, इसमें जो मैंने बताया है इसी आधार पर इसका अर्थ भी हो गया, इसकी विशेषता, इसके गुण दोष भी इसी आधार पर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको समझिए पहले, किसी भी चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसके बारे में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इसका अर्थ और उसके गुण दोष मैंने पहले ही बता दिया है, और आपने नहीं देखा है तो उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आज मैंने इन दोनों का अंतर बताया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, निदर्शन या संगणना प्रणाली से संबंधित। ठीक है, संगणना प्रणाली, संगणना या अनुसंधान, निदर्शन प्रणाली या सैम्पलिंग, रिसर्च या मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।